हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ क्लोन्ड पेड जर्नल्स एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किस पेपर का कितना वैल्यू मिलता है और कितना नहीं मिलता है। मैंने कुछ फॉर्म भी खोल रखे हैं जो मैंने बना रखा है। तो पहले मैं आपको क्लोन्ड जर्नल के बारे में बताता हूँ कि जब भी आप पेपर पब्लिश करने जाइए, ये ध्यान रखिए कि वो जर्नल यूजीसी केयर लिस्टेड में हो। यूजीसी केयर लिस्टेड में 3 तरह के जर्नल्स हैं। एक वो जो ना तो स्कोपस में है ना ही वेब ऑफ साइंस में है, और एक वो जो या तो वेब ऑफ साइंस में है या तो स्कोपस में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिया हुआ इंपॉर्टेंट नोटिस करके, यहाँ पे दिया हुआ है दीज आर नॉट हेरेकल और रैंक्ड ग्रुप्स। मीन्स यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 में वो सारे जर्नल्स हैं जो ग्लोबली नहीं हैं। ग्लोबली जैसे मान लो वेब ऑफ साइंस हो गया, स्कोपस हो गया, ESCI हो गया, SCI हो गया, ये सारे जर्नल्स जो हैं ऑलरेडी पार्ट हैं यूजीसी केयर लिस्टेड के। तो इन्होंने ग्रुप 1 में वो सारा जर्नल्स का लिस्ट दिया हुआ है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस में नहीं है। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, आप उस जर्नल में कभी ना पब्लिश करें जो क्लोन जर्नल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलर्ट करके लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ क्लोन जर्नल्स ग्रुप 1 एंड 2। तो मैं एक एग्जांपल से शो करता हूँ ग्रुप 1। ये वो जर्नल्स हैं जो ओरिजिनल जर्नल्स का डुप्लीकेशन, मीन्स नाम में या ISSN नंबर में कुछ न कुछ माइनर डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये जो है ओरिजिनल जर्नल है जो यूजीसी केयर लिस्टेड में शामिल है, जिसका नाम है आब्रू। ठीक है, इसका लैंग्वेज ये है, ISSN नंबर ये है। अब इसी का देखिए क्लोन जर्नल्स है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लोन जर्नल्स का देखेंगे आप तो दोनों का ISSN नंबर भी सेम है। तो मीन्स आप ISSN नंबर से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन सा जर्नल क्लोन्ड है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आब्रू है और यहाँ पे आब्रू जर्नल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग में क्लियर कट लिखा हुआ है द वेरिएशन इन टाइटल ऑफ द क्लोन जर्नल फ्रॉम दैट ऑफ वन ओरिजिनल इज हाईलाइटेड। ठीक है, तो इसी तरह सारा देख रहे होंगे लिस्ट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 13 नंबर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नाम बिल्कुल सेम है, जॉर्ज वाशिंगटन इंटरनेशनल लॉ रिव्यू। ठीक है, बट यहाँ पे आप ISSN नंबर भी देख सकते हैं कि दोनों का सेम है, बट दोनों का वेबसाइट अलग है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ ना कुछ माइनर नाम में थोड़ा सा रहता है। कहीं मान लो लास्ट में कुछ और टर्म जुड़ गया, जैसे फर्स्ट में हमने दिखाया था यहाँ पे आब्रू लिखा हुआ और यहाँ पे आब्रू जर्नल। ठीक है, तो आप क्या करें, जब भी उन जर्नल्स में पब्लिश करने जा रहे हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस में नहीं है, मींस स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में नहीं है, और वैसे जर्नल में पब्लिश करने जा रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट पे वेरीफाई कर लें कि वो किस कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट जर्नल और ये दिया हुआ क्लोन जर्नल, अगर क्लोन जर्नल में है तो आप कभी भी मत पब्लिश करिए, क्योंकि इसका कहीं भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीन्स आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जहां भी अप्लाई करेंगे और आपसे रिसर्च पेपर के बारे में पूछा जाएगा, और अगर आपने एक क्लोन जर्नल में पब्लिश करवाया है तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने जाएगा। मे भी आपके PhD सबमिशन में भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह 2 लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। और इसमें जो इनके पेपर्स चेक करना होगा तो उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको एक ईमेल आईडी और एक सिंपल सा कोई पासवर्ड चूज करके यहाँ पे बना लेना होगा। मैंने अब लॉगिन कर लिया, तो लॉगिन करने के बाद कुछ स्टेप का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे वो जर्नल्स हैं जो यूजीसी केयर प्रोटोकॉल से क्वालिफाइड हैं, तो उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे रहा आप टाइटल, जैसे मैंने अभी शो किया था आब्रू नाम था, चलिए उसी को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आब्रू लिख के सर्च किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ISSN नंबर और इसका पूरा डिटेल आ गया। ठीक है, जो यहाँ पे वेरी फर्स्ट में हमने शो किया था, तो यहाँ पे एक आब्रू है और एक आब्रू जर्नल है। तो ये वाला क्लोन्ड है और ये यूजीसी केयर लिस्टेड में इंक्लूडेड है, जिसको हमने सर्च करके यहाँ पे देखा, यहाँ पे डिटेल आप पूरा देख सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें। सेकेंड थिंग, आप कभी भी पेड जर्नल में पब्लिश ना करें। ठीक है, उसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको शो करके दिखाता हूं क्यों पेड में नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जगह जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्म में क्लियरली लिखा रहता है नॉट पेड जर्नल्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको शो करता हूं। ये एडवर्टाइजमेंट MNIT इलाहाबाद का है, मीन्स NIT जो इलाहाबाद में है। इसमें आप देखिए 4th नंबर में लिखा हुआ है जर्नल पेपर सिंस लास्ट प्रमोशन। तो ये उनके लिए जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे जगह आप देखेंगे लिखा रहता है पेड जर्नल्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, और बहुत सारे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ऊपर में ही लिखा रहता है नॉट पेड जर्नल्स, मतलब जो आप पैसा दे के छपवाए हैं या पैसा दे के पब्लिकेशन करवाए हैं, उन जर्नल्स को लोग कंसिडर नहीं करते हैं। और जैसे मैंने पीछे बोला था कि आपको ACI या स्कोपस का पेपर पूछा जाता है, जैसे इसमें देखिए 4th के A में लिखा हुआ पेपर पब्लिश्ड या एक्सेप्टेड इन ACI जर्नल्स, उनका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और जो स्कोपस इंडेक्स्ड हैं या एक्सेप्टेड हैं उनको यहाँ पे, एक किसी भी टाइप का होगा, ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर MNIT का है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में यही होता है। कुछ इंस्टीट्यूशन में जैसे कोई एक इधर स्कोपस और ACI देगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, इसको भी मैं आपको शो करता हूँ।
ये जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोला हुआ है जहाँ पे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं पब्लिकेशन एंड अवार्ड वाले कैटेगरी में हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको रिसर्च पेपर का टाइटल फिल करना है। ऑथरशिप में मैं इसका भी बता देता हूँ इसका क्या बेनिफिट है और क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो आपको ऑथरशिप बताना है कि आप फर्स्ट ऑथर हैं, करस्पॉन्डिंग ऑथर हैं, सेकंड ऑथर हैं या कोई भी को ऑथर हैं, कब पेपर पब्लिश किया, तो सारा कुछ डिटेल है। यहाँ पे देखिए इस पूरे इसके इनके फॉर्म में यहाँ पे पब्लिकेशन टाइप लिखा हुआ है, मतलब आपने यूजीसी लिस्टेड में, यूजीसी लिस्टेड मतलब जो स्कोपस, वेब ऑफ साइंस या सिर्फ यूजीसी लिस्टेड है तो उसको आप इसमें टिक कर सकते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर आपका क्या है वो इनमें से एक सिलेक्ट करना होगा, आपके जिस जर्नल में पब्लिश्ड है उसका। अगर कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है तो नो इम्पैक्ट फैक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्या आपका स्कोपस है, तो आपको येस या नो करना है। मतलब आपने वेब ऑफ साइंस में पब्लिश किया है, इवन तो आपने टॉप क्लास के जर्नल में पब्लिश किया है, बट उसके लिए इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको बताना है स्कोपस येस या नो। मान लीजिए आपका एसीआई जर्नल में पब्लिश है बट इसमें आप नो ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने 3 तरह के डिफरेंट सिलेक्शन करके आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। जैसे फर्स्ट में देखिए यूजीसी लिस्टेड में है, स्कोपस में है येस, इम्पैक्ट फैक्टर लेस देन 1 है, तो इसमें मुझे 2 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और फिर मैंने सेकंड किया कि यूजीसी लिस्ट में है बट स्कोपस में नहीं है, वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, और इम्पैक्ट फैक्टर लेस देन 1 है तो भी मुझे 2 पॉइंट मिल रहा है क्योंकि कॉलेज वाला रिक्रूटमेंट है। अब तीसरा मैंने यूजीसी लिस्टेड ना करके पीयर रिव्यू वाला सिलेक्ट किया और स्कोपस में भी बोला कि नहीं ये स्कोपस नहीं है और कोई इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी नहीं है, तो भी यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट मिला इस पेपर के लिए। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। बहुत सारे जगह ऑथर का रिस्ट्रिक्शन होता है, तो मैं आपको ऑथर का समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑथरशिप में 3 टाइप का ऑप्शन है, सिंगल ऑथर, वन ऑफ द 2 ऑथर, और फर्स्ट एंड प्रिंसिपल, और करस्पॉन्डिंग ऑथर एंड अदर एंड ज्वाइंट ऑथर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है मैं पहले वो आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए सिंगल ऑथर मतलब जो आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है उसमें नंबर ऑफ ऑथर्स कितने हैं। तो अगर सिर्फ एक ऑथर, सिर्फ आप ही ऑथर हैं, सिर्फ आप ही ने पेपर लिखा हुआ है, तब तो सिंगल ऑथर वाला आप सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड इसमें है आपका वन ऑफ द 2 ऑथर, फर्स्ट एंड प्रिंसिपल या करस्पॉन्डिंग ऑथर। तो इसमें क्या है कि अब जब आप पेपर, यूजुअली हम लोग पीएचडी में लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 2 ही ऑथर होते हैं, एक जो रिसर्चर जो पीएचडी कर रहा है वो, और दूसरा उनके गाइड, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, वन ऑफ इनमें से दोनों में से कोई भी पर्सन फुल क्लेम कर सकता है इस पेपर के लिए। इसका मतलब ये होता है, मतलब 2 ऑथर हैं तो एक इनमें से कोई भी चाहे कम्युनिकेट कोई भी किया हो और कोई भी फर्स्ट ऑथर हो, दोनों को बराबर वैल्यू मिलेगा। दूसरा ऑप्शन था करस्पॉन्डिंग ऑथर। तो करस्पॉन्डिंग ऑथर क्या होता है, मान लीजिए पेपर मेन काम इस फर्स्ट ऑथर ने किया है बट कम्युनिकेट मतलब जर्नल में पब्लिश इस ऑथर ने किया है, तो इसको हम लोग करस्पॉन्डिंग ऑथर बोलेंगे। करस्पॉन्डिंग ऑथर कोई भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। या मान लीजिए 10 लोगों ने लिख के मिल के एक पेपर तैयार किया और इसमें 10वां या 9वां कोई भी पर्सन ने कम्युनिकेट किया है, तो जो पर्सन पेपर को कम्युनिकेट करेगा जर्नल में उसको करस्पॉन्डिंग ऑथर बोलते हैं। और करस्पॉन्डिंग ऑथर को फर्स्ट ऑथर के बराबर भी वैल्यू मिलता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन ऑफ द 2 ऑथर और फर्स्ट एंड प्रिंसिपल ऑथर और करस्पॉन्डिंग ऑथर, ठीक है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ऑथर को फर्स्ट ऑथर के बराबर मिलता है। और नेक्स्ट वन है अदर या ज्वाइंट ऑथर। तो अदर या ज्वाइंट ऑथर में क्या होता है, मान लीजिए ये 3 पर्सन या 4 पर्सन मिलकर पेपर लिखे, तो इसमें क्या होगा, ये तो फर्स्ट ऑथर हो गया, मान लीजिए इन्होंने पेपर को जर्नल में भेजा, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग ऑथर, और बाकी ये जो 2 लोग हो गए ये हो गए ज्वाइंट ऑथर या अदर ऑथर्स या को ऑथर, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है। अब यहाँ पे तो इस मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस फॉर्म में अप्लाई किया, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि सभी को बराबर मिल रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने ज्वाइंट ऑथर के साथ लेके किया हुआ है, यहाँ पे भी ज्वाइंट ऑथर का किया हुआ है, और यहाँ पे वन ऑफ द 2 ऑथर या फर्स्ट ऑथर ये वाला कैटेगरी किया, तो यहाँ पे सबको 2-2 पॉइंट मिल रहा है। बट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में वेरी कर जाता है, मतलब अगर आप फर्स्ट ऑथर हैं या करस्पॉन्डिंग ऑथर हैं तो आपको जो भी 2 पॉइंट है तो उसमें से फुल मिलेगा मार्क्स, मतलब आपको 2 मिलेगा। अगर आप कोई भी को ऑथर हैं, ठीक है, कोई भी को ऑथर है तो उस केस में इसका या तो 50% या फिर 75% ऐसे वैल्यू मिलेगा। ये बहुत सारी जगह स्पेसिफाइड रहता है, तो वो आप जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा। अब मैं एक छोटा सा और आपको एग्जांपल शो करता हूँ। मैंने बोला था कि बुक चैप्टर का बहुत जगह वैल्यू मिलता भी है, नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, मैंने इसमें एक ऐसे रैंडमली अप्लाई किया कि इसमें 3-4 टाइप के हैं कि बुक ऑथर, एडिटेड बुक एंड चैप्टर इन एडिटेड बुक, इस टाइप के हैं। तो मैंने मान लीजिए बुक चैप्टर पब्लिश किया एज ए पीएचडी स्टूडेंट, कुछ ना कुछ टाइटल है, कुछ ना कुछ आईसीएसएन नंबर होगा। अब इसमें 3 तरह के ऑप्शन है, सिंगल ऑथर, फर्स्ट ऑथर, वन ऑफ द 2 ऑथर्स, अदर ऑथर या को ऑथर, ठीक है। तो इसमें मैंने सिंगल ऑथर सेलेक्ट किया, कोई भी आप सेलेक्ट करिए,
सबसे टॉप में तो आपका सिंगल ऑथर ही है, कुछ ना कुछ पब्लिकेशन डिटेल्स होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 पॉइंट मतलब मेरे को कोई मार्क्स नहीं मिला एडिटेड बुक में पब्लिश करने के लिए, ठीक है। बट यहीं एसोसिएट वगैरह के लिए आप अप्लाई करेंगे, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी हैं तो उसमें आपको इसका भी वैल्यू मिलता है 3 to 6 पॉइंट, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। एक मैं एडवर्टाइजमेंट और शो करता हूँ, ये बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकला हुआ है, लास्ट टाइम निकला था उसका है। तो इसमें जस्ट मैं आपको वैल्यू दिखाने के लिए कितना पॉइंट मिल रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक में सिर्फ 20 पॉइंट दिया गया, जिसमें से एमएससी से आपको 10 पॉइंट मैक्सिमम मिलेगा और बीएससी से आपको 5%, ठीक है, या बीए जो भी आपका ग्रेजुएशन है, एंड पीएचडी से आपको 5 पॉइंट मिल रहा था, टोटल 20 पॉइंट मिल रहा है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 पॉइंट ही मिल रहा है टोटल आपके एकेडमिक से, बाकी सब चीज़ें अलग है। तो इसमें आपको पीएचडी से 5 पॉइंट है। अब यहीं मैं बिहार के ही दूसरा शो कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी के लिए निकला हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं कि पीएचडी का 30 पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ मैं। तो पीएचडी का 30 पॉइंट मिला, जेआरएफ का 7, सिर्फ नेट का 5 या शेट या स्लेट है तो 3 पॉइंट। अब आ जाते हैं पब्लिकेशन पे, तो 5th नंबर रो में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट मिलेगा, जिसमें ईच पेपर्स के लिए आपको 2 पॉइंट मिलेगा। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ यह है कि पीयर रिव्यूड या यूजीसी केयर लिस्टेड में होना चाहिए, ठीक है। तो यूजीसी केयर लिस्टेड में आपका स्कोपस और वेब ऑफ साइंस सारे आते हैं। इसमें पेड का कोई लफड़ा नहीं है, पेड है कैसा है क्या है। तो इसमें आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट मिल सकता है और 30 पॉइंट पीएचडी का, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि 40 पॉइंट्स तक आप स्कोर कर सकते हैं एपीआई स्कोर में। और बाकी सब अलग है, टीचिंग एक्सपीरियंस, अवार्ड वगैरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई अवार्ड है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइडेड है, तो इसमें 3 पॉइंट मिलेंगे, और स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है तो 2 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह से आपके मार्क्स वेरी करते हैं। तो जो मेनली मैं रिसर्च के लिए बात कर रहा हूँ उसमें 10 पॉइंट आपका कंट्रीब्यूट करता है रिसर्च पेपर, ठीक है, जहाँ इस स्टेट वाले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहीं मैंने आपको दिखाया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है एनआईटी, इसमें आपको नॉट पेड बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th नंबर में एसीआई पेपर का वैल्यू दे रहा है, स्कोपस का दे रहा है, और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग या पब्लिकेशन जो एसीआई स्कोपस वेब साइंस, इसमें से कोई भी इंटरनेशनली रिनोन्ड कॉन्फ्रेंस में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूजीसी केयर लिस्टेड कहीं जिक्र नहीं किया है, तो फिर जो सिर्फ यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में आपने पेपर पब्लिश किया है उसका यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे रिसर्च मायने रखता है आपका। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा वेब ऑफ साइंस या स्कोपस इंडेक्स जर्नल में ही पब्लिश करें, जो आपका हमेशा वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।